कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज द फादर ऑफ ऑल साइंसेस। अगर आपको किसी देश काल परिस्थिति में कुछ भी समझना है तो राजनीति को जरूर समझना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिटिक्स होती है वो नीतियां बनाती है और उसी नीति से देश चलता है। उसमें मार्केट भी आ जाता है, उसमें इकोनॉमी भी आ जाती है, उसमें समाज भी आ जाता है। तो जैसा कि हम हमेशा से, आपको याद होगा कि मार्केट के साथ साथ पॉलिटिक्स पे भी बहुत शोज करते थे, तो अपनी इस नई जर्नी में हम उसको भी शामिल करेंगे। लेकिन वो तू मैं वाली लड़ाई नहीं, एक समझदारी वाली और एक पर्सपेक्टिव वाली, कि जिससे कि आप चीज़ों को गहराई से समझ सके कि हम लोग जिस सिनेरियो में जी रहे हैं, जिस परिस्थिति में है, उसका पॉलिटिकल लैंडस्केप क्या है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे मित्र और बहुत ही गहन ऑब्जर्वेशन वाले सज्जन कुमार सिंह जी हैं, जिन्होंने ग्राउंड पे बहुत काम किया है। तो मेरी लाइकिंग हमेशा इसलिए थी कि जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है ना, वो ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा रिलेटेबल होती है। तो सज्जन भाई देश भर में घूमते फिरते रहते हैं, कॉरपोरेट से भी मिलते हैं, तो उनको जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है समझने में ज़्यादा आसानी होती है। सज्जन भाई बहुत बहुत स्वागत है। बिना देर किए हुए, बिना ज़्यादा समय बर्बाद किए हुए सीधे आपसे समझते हैं कि इस वक्त जो हमारे देश का पॉलिटिकल लैंडस्केप है, पिछले 10 साल से आप ले लीजिए, 20 साल से लीजिए, जिस टाइम फ्रेम से आप हमें समझाना चाहें वो समझाइए। देखिए नीरज जी, पहले तो एक कहावत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो उस लिहाज से हम लोग उस पे आएंगे कि पॉलिटिकल लैंडस्केप पिछले 10 सालों में क्या है, लेकिन उसे देखने का क्या क्या नजरिया है उस पे जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम शुद्ध तरीके से एक राजनीतिक तस्वीर को समझने की कोशिश करें तो आएगा कि लोकसभा चुनाव के सेटबैक के बाद बीजेपी, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो और अब दिल्ली हो, और आने वाले टाइम में बिहार में भी जो संकेत मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे बीजेपी एक हेजेमोनिक पार्टी है। इंडिया एक वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, जो एक समय में कांग्रेस की तरफ दिखती थी, उस तरह के फेज में जा रही है। और इस कारण से बीजेपी की जो पॉलिटिकल पॉलिसी, कल्चरल, जो उनकी अपनी पॉलिसी ओरिएंटेशन है, उसका वर्चस्व है। यहीं अब दूसरी तरफ मैं आपको दूसरी घटनाओं का दिखाता हूं कि पिछले कुछ एक महीने में, इसी कालखंड में, जब आप बीजेपी का चुनावी पराक्रम फिर से वापसी की तौर पे देख रहे थे, तमिलनाडु में हिंदी विरोध की बात होती है। उसके पहले जो सनातन है उसको डेंगू कहा जा चुका था, और अभी वो विरोध जो है, एक एक्टर ने 1-2 महीने पहले कहा, और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे अभी वहां पे आग लगी हुई है, हर कोई विरोध कर रहा है। बंगाल में आप देख लें तो वहां पे आरजी कार हॉस्पिटल वाले मामले में, जो बहुत ही विभत्स मामला था, वहां पे सीबीआई की अभी स्टेटस फाइलिंग हुई है। आप उसके बाद पंजाब में चले जाएं तो प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स में किसानों का अभी एक नई तैयारी नए सिलसिले से शुरू हो रही है। बंगाल में आप देख ले, जो पोरसपुरी बॉर्डर हैं, वहां पे अभी विश्व बांग्ला का नैरेटिव अभी भी चल रहा है। बांग्लादेश में कुछ भी हो, अभी बंगाल में एक तबका है जो कह रहा है कि साहब, उत्तर भारत में बिहार, यूपी जैसे राज्यों से ज्यादा आप विश्व बांग्ला वाले नैरेटिव में चले जाए। कहने का मतलब है कि आप सेट ऑफ इवेंट्स को चुनिए और उससे आपको पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है वो बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट दिखेगा। तो ये तो नजरिया है। अब इस नजरिए में आप देखेंगे दो तरीका है। एक तरीका वो होता है जिसमें पॉलिटिक्स, जो गांधी जी की भी थी, कि आप समाज के साइकोलॉजी के को समझते हुए अपनी नीति का निर्धारण करें। आप निश्चित तौर पे उसमें एक मोरल पोजीशन ले। चौरी चौरा का इंसिडेंट होता है, गांधी जी पूरा आंदोलन वापस ले लेते हैं, लेकिन गांधी की खासियत क्या थी कि सोसाइटी की जो पॉपुलर सेंसिबिलिटी है उसका अपमान मत कीजिए, उस दिशा में आप अपने एजेंडे को सेट करके आगे बढ़िए। उसके विरोध में दूसरा ये आता है कि समाज की जो लोकप्रिय सेंसिबिलिटीज हैं उनको आप बिल्कुल उनका मखौल उड़ाएं और फिर को बुद्धिजीवी समझे। तो पॉलिटिकल लैंडस्केप अगर आप रियल सिनेरियो में देखें आज की तारीख में, तो हमारे पास एक स्टेबल गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट की एक लार्जर एक्सेप्टेबिलिटी है, चुनावी तौर पे निश्चित तौर पे वो सफल है। वैश्विक आर्थिक स्थिति को अगर देखें तो इनकी भी आर्थिक नीति जो है उस लिहाज से तुलनात्मक स्थिति से सही दिशा में है, हालांकि उसमें बहुत त्रुटियां भी हैं पॉलिसीज को लेके। लेकिन चुनाव
और राजनीतिक वर्चस्व का मतलब ये नहीं है कि एजेंडा भी इन्हीं का चल रहा है। क्योंकि निश्चित तौर पे आप एक पार्टी हैं, तो पॉलिटिकल लैंडस्केप में क्या चल रहा है कि 2014 से 2024, 25, 11 साल में आप देखें कि जैसे जैसे बीजेपी का ग्राफ पॉलिटिकल सक्सेस और इलेक्टोरल सक्सेस में बढ़ रहा है, वैसे वैसे विरोधी पार्टियों का ग्राफ गिर रहा है। लेकिन राइज हो रहा है एक पैरेलल विरोध की राजनीति का, जिसकी अगुवाई जो है वो सिविल सोसाइटी के लोग कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी पहले टेंजेंशियली पॉलिटिक्स में सपोर्ट करती थी, वो प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते थे। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी में से कोई एक उनके मुद्दे को उठाता था, बाकी उसके विरोध में रहते थे, लेकिन वो बिल्कुल फ्रंट में कभी नहीं आते थे। अब आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे बीजेपी का चुनावी ग्राफ ऊपर जा रहा है, प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स, विरोध की राजनीति, और जिसे आप पॉलिटिक्स ऑफ डिसरप्शन भी कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन क्या होता है, उसे एक एंकर चाहिए। वो एंकर आज के डेट में आपका पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो रिफॉर्म ओरिएंटेड है, जो एस्पिरेशन की बात कर रहा है। मिडिल क्लास के साथ साथ वो जो एक पूरी की पूरी लोअर मिडिल क्लास और पुअर सेगमेंट है, उसकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने में लगा है, घर हो, टॉयलेट हो, सब कुछ हो। उम्मीद क्या है कि इससे उनके अंदर एक एस्पिरेशन है। लेकिन ये जो एंकर है उसमें एक लीश सिविल सोसाइटी, वो इसी को एक प्रेशर के तौर पे दे रहा है कि जब आप गरीबों की बात करेंगे, त्रिपुरा में 2018 में 86% जो घर थे वो कच्चे घर थे। 86%, 86%। हमने वहां पे सेंसस डेटा निकलवाया और उस समय हम लोग फील्ड वर्क कर रहे थे और वो दिख रहा था। और जबकि वहां पे सीपीएम की 28 साल से सरकार थी, बंगाल की तरह, वेस्ट बंगाल की तरह। मानिक सरकार वहां के सीएम थे, बिजोन धर वहां के जनरल सेक्रेटरी थे। बड़े बड़े दावे हो रहे थे कि हमने दरिद्रता खत्म किया, ये किया, वो किया, फला किया। आज आप जाके देखिए, मैं एक बहुत से छोटे से, जो कि 96% जिसकी बाउंड्री बांग्लादेश से घिरी है, केवल वो 4% जो है इंडिया से जुड़ा हुआ है, थोड़ा मिजोरम और थोड़ा असम से। वहां पे अगर आज आप जाके देखें, कोई 5 स्टार होटल नहीं था अगरतला में, नॉट अ सिंगल 5 स्टार होटल, सब बजट होटल हुआ करते थे। आज वहां की तस्वीर बदली, केवल एस्पिरेशन में नहीं, आप बाकी इंटीरियर एरियाज में भी जाके देखें तो आप देखेंगे कि लोगों के पास पक्के मकान हैं, वहां पे बेसिक एमिनिटीज हैं, सब कुछ है। लेकिन दिक्कत कब होता है कि जब आप इस नैरेटिव को, जो सरकार का पर्पस है कि ये ट्रिगर एक एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स को करे, यहां पे सिविल सोसाइटी आएगी जो फिर से कहेगी कि साहब ये तो 90 और 10 की लड़ाई है। okay. कहने का मतलब है कि जो गुणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, जो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, उसको आप एक टॉक्सिक आइडेंटिटी से जोड़ के देखें और उसे एक एंटाइटलमेंट के तौर पे आप प्रस्तुत करें, ना कि उसको एक स्टेपिंग स्टोन की तरह दिखाएं। अब सवाल है कि आप समाज के साइकोलॉजी से खेलने वाली पूरी की पूरी बात है। जो रिजीम है या जो भी एस्पिरेशन को कैटर कर रहा है, चाहे कॉर्पोरेट हो, मार्केट हो या पॉलिटिकल क्लास हो, वो इन चीजों को इस उम्मीद के साथ देख रहा है कि ये आने वाले समय में हर तबके को कहीं ना कहीं एक वर्कफोर्स का हिस्सा बनाएगी, जो गैप है उसमें उनकी शिरकत होगी। लेकिन अगर आप आज के डेट में जाएं तो गांव में खासकर किसानों के लिए सबसे बड़ी क्राइसिस जो है वो इन्फ्लेशन नहीं है, वो है लेबर की अनअवेलेबिलिटी। कारण क्या है? आप आदिवासी एरिया में जाएं तो आपको सीधा दिखेगा कि वहां पे जो किसान, और वो मैं मध्य वर्ग और छोटे किसानों की बात कर रहा हूं, मझौले और छोटे किसानों की, जिसमें ज्यादातर किसान जो हैं टेक्निकली आपको ओबीसी समाज से आते हैं। उनकी समस्या है कि उन्हें लेबर नहीं मिल रहा। इसलिए नहीं कि नहीं है, कारण यह है कि जैसे ही एक सिविल सोसाइटी के जो प्रोफेशनलाइजेशन हुआ है, जिसमें क्या है कि अब क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे संस्थान है, बहुत कोर्सेज हैं दिल्ली में, मुंबई में, बाकी जगह, जो कि आपको सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट बनने की ट्रेनिंग देते हैं। वो जमाना गया जी, अब गांधी जी की तरह और गांधीवाद से प्रेरित होकर समाज सेवा में दरिद्रता को स्वीकारते थे और लग जाते थे, फिर समाज भी आपका ख्याल करता था। अब तो ये पैकेज जनरेशन वाली सिविल सोसाइटी, इनका है कि साहब सीधी सी फॉर्मूला है कि आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी में जितनी दरार लाओ उतना, और जितना टॉक्सिक बनाओ और टकराव के माध्यम से समाधान की बात करो, मेथड भी इनका है। अब वो यहां पे देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये तो कहीं मेन स्ट्रीमिंग ना हो जाए, तो वो क्या करेंगे? वो जाके बोलेंगे कि साहब ये क्या है, ये तो आपका शोषण हजारों साल हुआ है और ये आपको दाना पानी दे रहे हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपसे और क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि जो
ग्राउंड पे प्रॉब्लम आ रही है एग्रेरियन समाज में या किसानों के बीच में, उसका एक बड़ा कारण है कि वो आइडेंटिकल चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं, एग्रीवेट कर रहे हैं। क्या इसके पीछे जो आज की पॉलिटिक्स है, मैं उसको कहूँ फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स आ गई है, उसने इसको और बल दिया है कि मैं क्यों काम करूं। इसकी आलोचना एक सेक्शन में होती है कि हम लोग ओवर फ्रीबीज की तरफ चले गए हैं, बहुत सारी चीजें फ्री दी जा रही है और कॉम्पिटिटिव हो गया है कि इसका ऑफर बेटर। अब चाहे अनचाहे ये एक तरीके से उनके लिए टूल बन गया है। बिल्कुल ऐसा हो रहा है क्या? बिल्कुल। और देखिए हो ही नहीं रहा है। होता यह है कि कोई भी सरकार हो थोड़ी पॉपुलिज्म में जाती है। एक बेसिक ये भी सहमति है कि उनके पास और है क्या, तो कुछ आप उन्हें सहायता दें कि कम से कम जो पहले हंगर डेथ्स वगैरह की खबरें आती थी और बहुत सारे लोग उस पे किताबें लिख के सेलिब्रिटी बन गए, वो वाली स्थिति ना हो। तो आप देखेंगे 10 साल में हंगर डेथ्स नहीं हो रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब आप पिछले बहुत उन सरकारों के तुलना में जहां पे एक कैप्टिव वोट बैंक के बेसिस पे उन्हें मैंडेट मिलता था, तो उन्हें वेलफेयर और बहुत सारे तंत्र को सुधारने में दिलचस्पी नहीं थी, इंसेंटिव नहीं था। अब नई सरकार आई, उन्होंने सोचा कि हमें अपना आधार भी बढ़ाना है और हमें थोड़ी डिलीवरी भी करनी, उन्होंने दिया। तो शुरू में तो इसको बड़ा सराहा गया। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बीजेडी की सरकार आती है सबसे पहले लेट 90s में, 98 में उड़ीसा में नवीन पटनायक की। उसके पहले जो जानकी वल्लभ पटनायक की सरकार थी, उसके तुलना में काफी बढ़िया वहां पे डिलीवरी होती है। साइक्लोन आता है, उसके बाद वेलफेयर स्कीम्स दिए जाते हैं, और वहां पे भी आप देखिए कि लगभग 83% फैमिली जो है, हाउस होल्ड आज भी उड़ीसा में जो है वो बेनिफिशियरी है। उन्हें मंथली राशन फ्री मिल रहा है, अब तो केंद्र का भी और सरकार का भी। उसी तरह बिहार में नीतीश कुमार आए तो आइडेंटिटी वर्सेस डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की फ्रेमिंग की गई। हम सब लोग उस समय नए नए स्टूडेंट्स थे पॉलिटिकल साइंस के, तो 2005 में नीतीश जी आए, उसके पहले लालू जी थे, तो ये सीधा एक बाइनरी में देखा गया। तो बिहार में बड़ी उसकी प्रशंसा हुई। जो गरीब तबका था, महिलाएं थी, सब थे, उन्होंने कहा कि साहब कुछ गवर्नमेंट की डिलीवरी हो रही है। और डिलीवरी क्या था कि आपको दाना पानी राशन जो है वो मिल रहा है, जो पहले वो भी नहीं मिल रहा था। लो एस्पिरेशनल ये था। वही चीज आप देख लें धीमे धीमे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और बाकी तमाम स्टेट्स में वो मॉडल आया। आदिवासी क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया, दलित समाज के लिए अलग से उसमें व्यवस्था की गई। अब ये सारी की सारी जो चीजें चल रही थी, साथ में आपका न्यू लिबरल रिफॉर्म भी चल रहा था, चाहे एनडीए हो चाहे यूपीए हो। सबसे बड़ा इसमें ब्रेकिंग पॉइंट आता है कि आपकी एक आम आदमी पार्टी नाम की सरकार आती है। आयरनी देखिए, त्रासदी देखिए कि पार्टी निकली है मध्य वर्ग के आंदोलन से, पार्टी निकली है गवर्नेंस के रिफॉर्म के लिए, करप्शन के मुद्दे के विरोध पे, एक न्यू वेव ऑफ क्लीन पॉलिटिक्स के लिए। वो पार्टी सबसे पहले मिडिल क्लास को अबेंडन करती है, न्यू वेव ऑफ गवर्नेंस जो है उसको अबेंडन करती है, और फ्री बीज की जो पहले थोड़ी कस्टमाइज्ड वेलफेयर दी जा रही थी कि सबको आप ना दे, उन्हीं को दे जो जरूरत, ये यूनिवर्सल फ्री बीज की पॉलिटिक्स लाती है। सारी महिलाओं को बस फ्री, आपको जरूरत हो या ना हो, हर किसी को 200 यूनिट तक पूरी और 400 यूनिट तक आधी बिजली, चाहे आप किसी भी इकोनॉमिक क्लास से आते हैं। पानी का वही मामला है। अब हुआ क्या कि ये इन्होंने एक मोरल ट्रैप किया। आपकी सरकार केवल उस समय दिल्ली में थी, पंजाब तो बाद में आए, लेकिन आप पूरे देश में पहुंच जाएंगे और आप ये डंका बजाना, आप दिल्ली आइए, आप देखिए हमने वहां पे क्या कर रखा है, वहां बिजली फ्री है 200 यूनिट। अब बाकी पार्टी अभी क्या है, उस कॉम्पिटिटिव रेस में, वो कॉम्पिटिंग पॉपुलिज्म में, अब हर पार्टीज को अब वो फ्रीबीज जो कि एक बेसिकली एंटीडोट था न्यू लिबरल और मार्केट रिफॉर्म्स का, अब वो डोमिनेट, उसका वो कहते हैं ना कि सूरसा के आकार में वो फैलता जा रहा है, वो एक सी मॉन्स्टर बनता जा रहा है। यहाँ भी एक सवाल, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ गए हम लोग। दिल्ली एक टेस्ट केस है जी। दिल्ली के केजरीवाल जी ने बिल्कुल सही कहा आपने कि किस एस्पिरेशन से सरकार बनाई थी, उन सब को छोड़ करके वो केवल फ्रीबी वाली पॉलिटिक्स पे गए, और 10 साल 11 साल कितने साल 15 साल 13 से 25 12 साल उन्होंने पूरी ये सरकार चलाई। लेकिन इस चुनाव में जो कुछ हुआ कि वो उनकी पार्टी हार गई, बहुत अच्छे से हारी। अब यहाँ पे हमारे दर्शक ये समझना चाहेंगे कि ये जो हार हुई है, क्या ये फ्रीबी की कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से हुई है, या फिर लोगों को लगा कि नहीं ये जो तरीका दिल्ली में चल रहा है ये ठीक नहीं, क्योंकि इस जो इलेक्शन रिजल्ट के बहुत सारे मायने हैं जी, कि
एक बहुत लोकप्रिय, केजरीवाल जी बहुत लोकप्रिय थे भाई, इतना मैमस रिकॉर्ड से जीतते थे वो। निश्चित। वो खुद हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, दुर्गेश पाठक हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए, आतिशी हारते हारते पूरी टीम हार गई जी। तो इसको ये कह देना कि कॉम्पिटिटिव फ्रीबी की वजह से हारे या कुछ और भी चीज थी? नहीं, देखिए इसमें 3-4 कारण है, और उसमें एक बात नीरज जी ध्यान रखिए कि दिल्ली की पब्लिक की जब हम बात करें तो दिल्ली एक एक्सेप्शनल लैंडस्केप है, इस सेंस में कि 98% ये अर्बन है, ठीक है, और 2% रूरल है। संख्या के हिसाब से अभी भी 76% जो आपकी जो आबादी है वो शहरी क्षेत्र में है, 24% जो है वो जो अर्बन और रूरल विलेज जिसको आप कहते हैं उसमें है। तीसरी डिवाइड ये देखिए कि 76% दिल्ली जो है अभी भी अनप्लैन्ड है, केवल 24%। और ये अभी आपका लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है 2025 का, 24-25 का, केवल आपकी 24% दिल्ली जो है वो प्लैन्ड है। प्लैन्ड दिल्ली का क्या है, थोड़ा सा समय दिल्ली को समझने के लिए आप दें कि जब देश आजाद हुआ तो डीडीए बनी। डीडीए का मैंडेट था कि साहब आप जो पब्लिक लैंड है उसको और बाकी लोगों से एक्वायर करेंगे और उसके बाद आप धीमे धीमे डेवलप करेंगे, बिकॉज ये देश की राजधानी है। इन्होंने कुछ किया, कुछ पहले से थी। बाद में क्या हुआ, चूंकि सर्कल रेट जो सरकारी था वो कम था, तो जो बहुत सारे यहाँ पे जो गांव थे, सबसे बड़ी बात है कि 1991 तक दिल्ली मेजॉरिटी रूरल पॉपुलेशन थी। यहाँ पे 2001 के बाद अर्बन पॉपुलेशन 52% होती है, नहीं तो उसके पहले रूरल थी। तो 90 के बाद काफी ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, माइग्रेशन आ रहा है अब उसमें हर तरफ से। अब डीडीए ने क्या किया कि सर्किल रेट कम था तो रातों रात किसानों ने क्या करना शुरू किया कि उन्होंने जो माइग्रेंट्स आए थे, जो उसमें एशियाड गेम हुआ था तो बहुत सारे लेबर आए, उसके अलावा बहुत सारे बाकी लोग तो सरकारी अफसर थे, मिडिल क्लास के लोग थे, वो भी चाहते थे, वो थोड़ा ज्यादा सर्किल रेट पे ले रहे थे, तो उनको रातों रात उन्होंने बेच दिया। तो वो तो लीगल था लेकिन वो अनऑथराइज्ड हो गया, बिकॉज डीडीए ने उसको ऑथराइज नहीं किया था। तो वहां पे आपका वही चलता है, पावर ऑफ अटॉर्नी से चलता है, वहां अच्छी अच्छी कॉलोनियां है लेकिन मेजॉरिटी उसमें आपका लो मिडिल क्लास से पुअर सेगमेंट रहता है। अब केजरीवाल जी ने क्या किया, उन्होंने इस 24% को तो बिल्कुल ही अबेंडन कर दिया। जो प्लैन्ड इकोनॉमी है, जो डीडीए फ्लैट्स हैं या बाकी जो गेटेड कॉलोनीज हैं, उनका ध्यान गया कि जो 76% जो दिल्ली की लैंडस्केप जो अनप्लैन्ड है, जिसमें आपके 7 तरीके के क्लस्टर्स आते हैं। एक आता है जेजे कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी। दूसरा जो इमरजेंसी या बाकी टाइम में झुग्गी झोपड़ी को हटा के उन्हें रिसेटल किया गया, उसे कहते हैं रिसेटलमेंट कॉलोनी, जो कि 1 BHK जैसा होता है, बेसिकली पुअर सेगमेंट। तीसरा जो आपके हैं वो है अनऑथराइज्ड कॉलोनी, जो कि लोअर मिडिल क्लास और बाकी लोग रहते हैं। संगम विहार एशिया का सबसे बड़ा अनऑथराइज्ड कॉलोनी, उसी तरीके से सोनिया विहार है करावल नगर में, जहां से कपिल मिश्रा जीते हैं। इस तरह के तमाम कॉलोनी जो बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं, अनऑथराइज्ड है, इलीगल नहीं है कोई, अनऑथराइज्ड है। उसके अलावा आपके हैं अर्बन विलेज हैं, आपके रूरल विलेजेस हैं और रैन बसेरा है, जो लोग बाकी सब सोते हैं। इस तरह की सेगमेंट है। केजरीवाल ने क्या किया, कोई भी मार्क्सिस्ट की ये फैंटेसी रही इंडिया में कि वो ऐसा कुछ अचीव कर ले, केजरीवाल ने बिना लेफ्ट के रेटरिक को यूज किए वो क्लास डिवाइड क्रिएट कर दिया। सबसे पहले तो आपने क्या किया कि मिडिल क्लास को अबेंडन किया, जो कि प्लैन्ड कॉलोनीज में रह रहे हैं। उसके बाद आपने क्या किया, आपकी सारी, अब जब आपने उनको अबेंडन किया तो फर्क क्या होगा पॉलिसी में, फर्क यह होगा कि जो भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आएगी आप उसको अबेंडन करेंगे। क्योंकि जब आप गरीबों की बात करेंगे तो गरीबों का रहता है कि हमारे पॉकेट में कितना पैसा आ रहा है, उनका अपना एक जो माइंडसेट होता है वो ये देखने का होता है। तो आपने उनके लिए मोहल्ला क्लिनिक स्थापित किया। मोहल्ला क्लिनिक क्या है कि बेसिक, जो कि अच्छी कवायद है कि बेसिक डिस्पेंसरी आप ले जाएं, और जो बेसिक डिस्पेंसरी जो है, जो प्राइमरी एलिमेंट्स हैं, उनके लिए आपको क्यों हॉस्पिटल जाओ, तो फ्री में डायग्नोसिस हो जाए, दवा मिल जाए, ये हो जाए। सारी की सारी लोकेशन आप देखें वो पुअर लोकेलिटीज में है। आपने महिलाओं के लिए डीटीसी बस फ्री किया। अब डीटीसी बस फ्री किया तो उसमें ज्यादातर जो डीटीसी यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल है वो लो सेगमेंट की महिलाएं कर रही हैं। उसी तरीके से आपने सरकारी स्कूल जो थे उसको अपने हाथ में लिया, उसमें थोड़ी बहुत आपने सुधार किया, और हॉस्पिटल्स वगैरह में, और उसके अलावा आपने और भी सब्सिडी देना शुरू किया। ये सब तो आपने एक क्लास बेसिस पे कैप्टिव उस तरीके से वोट बैंक बनाने की कोशिश की, जिसका एकमात्र एग्जांपल मिलता है इंदिरा गांधी ने लेट 60s में, जब कांग्रेस में स्प्लिट हुआ तो गरीबी हटाओ और नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स और प्रिवी पर्सेस, मतलब पूरी की पूरी जो एक क्लास डिवाइड, जो कांग्रेस पहले एक मध्यम मार्ग की पार्टी थी जिसमें आप दक्षिण पंथ से लेके वाम पंथ से लेके हर तरह के लोग उसमें मिलते थे, उन्होंने एक क्लास, केजरीवाल ने एक छोटे से लैंडस्केप में जो एक्सपेरिमेंट किया, इसमें इन्होंने, अब शीला दीक्षित के बाद
कोई भी आप देखिए, ग्रीन पार्क और वसंत कुंज जैसे मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोकेलिटी में मानसून में बिल्कुल पानी भर जाता था, निकलना मुश्किल हो जाता था। कोई ऐसी सड़क नहीं थी जिसमें बड़े बड़े गड्ढे ना हो, फ्लाईओवर्स हो, बाकी जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो, मेट्रो लाइन का जिस तरीके से एक्सपेंशन होना हो, कहीं पे कोई ध्यान नहीं है इनका। बहुत सारी प्रोमिसेस की गई थी कि नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, एक ईस्ट कैंपस भी बने, बिकॉज ट्रांस यमुना में आप देखें एक बड़ा सेगमेंट जा रहा है हर क्लास का। कोई काम नहीं, क्यों? क्योंकि भाई उससे आपको जो आपका जो कैप्टिव वोट बैंक है उसका रोजमर्रे के जीवन में उसका वो कमा रहा है, खा रहा है, उसका उस तरफ दखल नहीं है। तो जो एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स थी उसको सबसे पहले खत्म किया तो वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब ने किया, क्योंकि दिल्ली आपका शोकेस था। और आपने खत्म ही नहीं किया, आपने इस एंग्जाइटी वाली पॉलिटिक्स, एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स का उल्टा क्या है? आप एंग्जाइटी फैलाओ और खुद को तारनहार दिखाओ। तो सज्जन, यहाँ पे जो अभी तक की चर्चा हुई ना, वो मैं इस मोड़ पे इसलिए भी लेके आया क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती है जो लोगों के इश्यूज को अपनी पॉलिटिक्स का एजेंडा बना लेती है। बिल्कुल ठीक है। कुछ पार्टीज ऐसी होती है जो अपने एजेंडे को लोगों के ऊपर रखती है। बिल्कुल। अब मैं इसमें किसी को जजमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मान लीजिए सबके पास एक इस तरह के एजुकेशन सिस्टम, इसका एग्जाम्पल भी है। हाँ। कई बार लोगों का एजेंडा, जो लीडर्स का एजेंडा जब आप देखते हैं चुनाव या बाकी विमर्श, उसमें जब धराधर गिर रहा होता है तो समझ में आ जाता है कि लोगों का एजेंडा आप साध रहे हैं या अपने एजेंडे को आप थोप रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अगर मान लीजिए, कई बार लोग कहते हैं कि लीडर्स को हमेशा लोगों के एजेंडे को, लोगों की चीजों को सामने लाके अपना मिशन बनाना चाहिए। बिल्कुल। उसका कॉन्ट्रेरी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आप ज्यादा समझदार हैं, आपने ज्यादा दुनिया देखी है, तो आप उनके लिए एजेंडा सेट करो। जो लेनिन साहब कहते थे कि भाई लोग तो सैक ऑफ पोटैटो हैं, लेकिन आप वैंगार्ड बनिए। इसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि दिल्ली का एग्जांपल लें तो उन्होंने लोगों के एजेंडे को अपने हिसाब से डिवाइस कर दिया और बुरी तरह हार गए 12वें साल, बिल्कुल 13वें साल में। बिल्कुल। तो क्या ये माना जाए कि इसीलिए सिविल सोसाइटीज का रोल बहुत बढ़ा? नहीं नीरज जी, इसमें एक जो बात हम लोगों ने कही शुरू में कि देखिए, जब आप शुरू में लोगों को फ्रीबीज देते हैं तब तो जनता उसका स्वागत करती है और उसे लगता है कि भाई ये फेवर आप कर रहे हैं बाकी पार्टी की तुलना में। 5 साल के बाद वो उनका एंटाइटलमेंट हो जाता है। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा नशा है, और मैं उसमें कहीं भी शब्दों पे कोई रिस्ट्रेन नहीं कर रहा हूं, कि जब आप फ्रीबीज की आदत डालेंगे तो भाई ह्यूमन नेचर है, वो शुरू में जो चीज फेवर लगता है 5 साल के बाद अगले चुनाव में वो एंटाइटलमेंट होने लगता है। फिर आप कहते हैं और क्या? केजरीवाल साहब अपने ही गेम के विक्टिम हुए हैं। उन्होंने, क्योंकि आपने इतना बड़ा लोगों को आदत लगा दिया अपने क्लास को कि उन्होंने कहा कि साहब आपने तो ये थे, अब तो आपके पास एमसीडी भी आ गई, गंदगी वही है, सीवेज वही है, पानी गंदा आ रहा है, फ्री बिजली और फ्री पानी में तो 10 बार हमने आपको दे दिया, 5 साल काफी होता है, और क्या दिया आपने? व्हाट नेक्स्ट? यहां पे वो पिछड़ गए। मिडिल क्लास का एक सेक्शन इनको वोट करता था कि कुछ भी है, एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है तो लेट्स एक्सपेरिमेंट। उसको अपने पूरी तरीके से एलियनेट किया, वो कंसोलिडेट हो गया पीछे। देखिए, बीजेपी जिंक्स थी दिल्ली में, क्योंकि बीजेपी की छवि दिल्ली में कम से कम ये थी कि बीजेपी मिडिल क्लास की पार्टी है। आज पार्टीशन के बाद पंजाबी जो रिफ्यूजीज आए और बनिए, ये 2 इसके आधार बने जनसंघ के। बाकी जो यहाँ की जाट समाज से, गुर्जर समाज से थे, उसके अलावा जो पूर्वांचली वोटर आए और बाकी लोग आए, वो कांग्रेस की तरफ इसलिए चले गए कि कुछ तो उनके नेता वहां से ज्यादा थे, और दूसरे की गरीब जो तबका था उसमें ये छवि थी इंदिरा गांधी के बाद से कि भाई ये हमारा, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी जाए। 98 से अटल जी की बीजेपी में कभी ये संभव नहीं हुआ। मदन लाल खुराना और साहिब सिंह वर्मा तमाम बड़े नेता थे कि आप कांग्रेस की पटकनी, क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास तो आपके पास था। ये जो लोअर मिडिल क्लास और ये जो पुअर सेगमेंट है वो बीजेपी की बजाय कांग्रेस को 15 साल और उसके बाद 12 साल आम आदमी पार्टी उसको सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को पटकनी मिली, उससे सीधा दिखता है कि देखिए 2 ट्रैप में आप फंसे। एक तो आपने जब आदत लगा दी तो फिर वो इनसैशिएबल हंगर है, वो कभी न बुझने वाली प्यास है, और उसमें आप कमजोर दिख रहे हैं। दूसरा क्या है कि नई जनरेशन जो है, चूंकि ये दिल्ली है, ये गढ़चिरौली का और कालाहांडी का और बाकी जगह का वो आदिवासी समाज नहीं है जहां अभी भी रिलेटेबल कॉम्पेरेटिव फ्रेम में लोग नहीं देख रहे हैं। तो जो पुअर सेगमेंट भी है उसमें भी एक एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स है कि साहब आप आज तक आपने बताइए कभी 12 साल में सुना हो कि केजरीवाल जी ने पूरे हिंदुस्तान में
फ्री बिजली, फ्री पानी, इसके अलावा कहीं भी नौकरी की बात की हो। दिल्ली में एक भी कोई इंस्टेंस दे जिसमें उन्होंने एम्प्लॉयमेंट पे बात किया? बिल्कुल नहीं। हर पार्टी एक बैलेंस करती है, इवन कांग्रेस में भी आप देखेंगे थोड़े बैलेंसिंग होती है, बीजेपी में तो होती ही होती है कि भाई प्रधानमंत्री कभी मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, और उसके बाद अलावे जिसको हम फ्रीबीज कर रहे हैं उसकी भी बात कर रहे हैं। केजरीवाल साहब की सरकार जी थे, उसने कभी भी एम्प्लॉयमेंट के फैक्ट, उन्होंने कहा महंगाई है और फ्रीबीज लो, आपके पास बेरोजगारी है और फ्रीबीज लो, डेवलपमेंट नहीं है कोई बात नहीं, आप 500, 1000, 2000 रुपया और हमारे तरफ से लो। तो ये जो इनसैशिएबल हंगर वाली जो गेम थी, उसमें आप कभी कंपीट नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात ये हो गई कि आपने ये नहीं देखा कि दिल्ली जैसे प्रदेश में या मुंबई जैसे इलाके, महानगरों में किसी लोग यहां पे अपने लाइफ का एक सपना देख के आते हैं, वो जिस स्तर से आता है वो उससे अपने आप को एक दो मचान ऊपर देखना चाहता है। उस पॉलिटिक्स में तो आप कंप्लीटली फेल हो। जो बीएसपी का हाल दलित समाज में उत्तर प्रदेश में हुआ कि आपने जब तक सोशल जस्टिस नहीं है उस पॉलिटिक्स से, क्यों दलितों का एक हिस्सा बीजेपी की तरफ जा रहा है या मान लीजिए किसी दूसरी पार्टी की तरफ जा रहा है, क्योंकि जिसको आप वंचित समाज कहते हैं या ये वंचित वर्ग कहते हैं आर्थिक तौर पे, उसमें एक एस्पिरेशनल क्वेस्ट भी है। बीजेपी ने इस पर बड़ी बखूबी दोनों फ्रंट पे काम किया। आपने कहा कि फ्रीबीज देंगे, बीजेपी ने कहा कि साहब हम भी देंगे और आपसे थोड़ा बढ़ा के देंगे। खुद प्रधानमंत्री ने कहा, बीजेपी स्टेट यूनिट तो बहुत ही वीक थी, और दूसरी तरफ उन्होंने मिडिल क्लास के एस्पिरेशन को भी कैटर कर दिया। बजट में तो कम से कम 12 लाख वाला जो इनका स्टेप था, उसने तो और कंसोलिडेट कर दिया लोअर मिडिल क्लास के भी एक सेक्शन। तो केजरीवाल साहब सरकार एक बहुत बड़ा ये है कि आज के तौर पे जो हमने शुरू में बात की कि सबसे बड़ी समस्या इन्फ्लेशन नहीं है, समस्या ये है कि जिस क्लास को आप फ्रीबीज दे रहे हैं उनसे ये उम्मीद है कि एक ट्रांजिशन फेज है, इसके बाद आप जो है इसको एक परमानेंट बेनिफिट एंटाइटलमेंट के तौर पे ना ले, बट इसके साथ आप अपने आप को एस्पिरेशनल इंडेक्स में आगे बढ़ाएं। बट सज्जन, ये गलती फिर हर पार्टी अब कर रही है। अब इसको मजबूरी कह लें कि भाई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है, चुनाव जीतना है, बिल्कुल, या आप ये कह लें कि भाई जरूरत है। अच्छा, मैं इसमें पब्लिक को भी कहूंगा कि आप इस बात को कभी सोचिएगा, ये पॉडकास्ट में कर ही इसलिए रहा था कि एक बहुत ही मतलब कैच 22 वाली सिचुएशन होगी। बिल्कुल, कि आप इधर भी नहीं हट सकते, आप इधर भी नहीं हट सकते हैं। केजरीवाल जी के सामने आइडियोलॉजिकल वैक्यूम था। उनकी क्या आइडियोलॉजी थी? कुछ नहीं। पोस्ट आइडियोलॉजी पार्टी थी, पोस्ट आइडियोलॉजी पार्टी कि ये करेंगे। तो अब ये दो मेरे प्रश्न है कि एक तो ये जो फ्रीबीज का बहुत कल्चर बढ़ रहा है, इससे पॉलिटिकल लैंडस्केप में क्या असर पड़ रहा है? दूसरा कि आइडियोलॉजिकली वैक्यूम भी क्रिएट हो रहा है क्या धीरे धीरे, जिसका फिल कर रही है ये सोशल सोसाइटीज अपने एक एक एजेंडे को लेकर? ये दोनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और जुड़े हुए हैं। पहली बात तो आप देखिए कि फ्रीबीज का सोसाइटी और पॉलिटिकल लैंडस्केप पे क्या असर पड़ रहा है। देखिए, बात है कि हमने आम आदमी पार्टी का दिया कि उन्होंने कैसे फ्रीबीज की पॉलिटिक्स को एक नए स्तर पे पहुंचा दिया कि हर पार्टी को मोरली उन्होंने ट्रैप कर लिया। ये मोरल ट्रैपिंग जो है ना, बड़ी खतरनाक चीज है। दूसरी बात ये हो गई कि आप देखिए इसका इंपैक्ट क्या है। मैं आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज बताता हूं कि आप आज की तारीख में, और ये बात में कहीं से भी पॉलिटिकली इनकरेक्ट होने की बात नहीं है, ये एक सत्य है, आप किसी भी ट्राइबल और नॉन ट्राइबल मिक्स्ड लोकेलिटीज में चले जाएं, ट्राइबल सोसाइटी में एडिक्शन, जो लीकर एडिक्शन का केस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले भी था, आदिवासी समाज में जिस तरीके की वो बात आती है कि सब थोड़ा बहुत उनके कल्चर में है, उनके एवरीडे लाइफ में है, लेकिन उसके तुलना में अगर मैं डायरेक्शन एक डिग्री की बात कर रहा हूं, जिस तरीके से ट्राइबल समाज में एडिक्शन बढ़ा है, उसका कारण क्या है? कारण सीधी सी यह है कि आपने उनमें एस्पिरेशनल इंडेक्स ही नहीं डाला। आपने उनके बीच में ये पूरा का पूरा ये धारणा और स्थापित कर दिया कि ये माई बाप सरकार है और कोई भी सरकार हिम्मत नहीं कर सकती है जो तुम्हें मिल रहा है फ्रीबीज उसे हटा दे, क्योंकि बाकी पार्टियां तैयार, वो गिद्धों की तरह तैयार बैठी हैं। अब वो हो क्या रहा है, अब जो किसान जो और मैं बता रहा हूं, ये समृद्ध किसान नहीं है पंजाब वाले, ये सब छोटे मझोले छोटे किसान हैं जिनको 2 लेबर 3 लेबर ऐसे चाहिए, वो भी सीजन में चाहिए। अब हमने भी देखा है कि उनके पास है कि भाई आपको 3 हफ्ते तक का राशन से आपका काम चल जाता है, आपके अंदर कोई एस्पिरेशनल वो एक ट्रिगर नहीं हो रहा है, तो आपको काम मुश्किल से हफ्ते भर 10 दिन चाहिए, बाकी के लिए आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जा रही है।
उसका नतीजा क्या हो रहा है कि आप काम कर रहे हैं और सीधा के सीधा हमारी सोसाइटी जो गरीब तबका है वो एडिक्टेड बन रहा है। एक तो आप ये देख लीजिए, जब वो एडिक्शन में जाएगा तो पॉलिटिकल लैंडस्केप क्या है? पॉलिटिकल लैंडस्केप है दे आर विलिंग टू ट्रांजैक्ट इवन पॉलिटिकल ट्रांजैक्शनल, तो पूरी वो ट्रांजैक्शन। मैं तो एक बात, अगर कोई ये समझे कि एक बहुत बड़ा आदिवासी पिछड़ा जो कमजोर पिछड़े वर्ग से आने वाला या दलित समाज किसी एक पार्टी को वोट दे रहा है तो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है, ये बहुत बड़ी गलती होगी। छोटा सा तबका हो सकता है, वो एक ट्रांजैक्शनल शिफ्ट है। आप लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में और हरियाणा में और उसके बाद विधानसभा में फर्क देखिए फर्क, यस, दोनों ट्रांजैक्शनल है। थोड़ा सा लगा कि ये संविधान बदल देंगे, बीजेपी की पूरी और आरएसएस की पूरी नैरेटिव और जो संगठनात्मक क्षमता थी वो धरी की धरी रहेगी। हरियाणा में भी वही हुआ, और जैसे ही आपने वापसी की और उसके साथ वो योजनाएं आपने देनी शुरू की और उन योजनाओं में विरोधी पार्टियों ने विरोध करके अपने आप को एक्सपोज कर दिया। फ्रीबीज की पॉलिटिक्स में अपोजिशन पार्टी हारी है महाराष्ट्र में। लाडकी बहन योजना का माहौल उड़ाया शरद पवार जी ने कि ये क्या बकवास है, अंत में आप कह रहे हैं हम और ज्यादा देंगे, आपकी विश्वसनीयता की। तो ये एक तो ये ट्रांजैक्शनल वोटर्स का राइज हो रहा है और उनकी संख्या ज्यादा है, जो कि अच्छा नहीं है लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए और उनके लिए भी एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स के लिए अच्छा, ये बहुत ही खराब स्थिति। मैं इसको थोड़ा सा दर्शकों को बताता हूं, आप तो उसकी कॉर्पोरेट से गुप्ता भी वाला सवाल लेके आएंगे। माइक्रो फाइनेंस एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है देश में। तो मैं किसी एक एक्सपर्ट से बात कर रहा था जो एक कंपनी भी चलाते हैं, ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन उनका था कि इतनी फ्रीबीज मिल रही है। अब देखिए आप एक मोटे तौर पे समझिए कि घर मिल रहा है, टॉयलेट मिल रहा है, बिल्कुल, सिलेंडर मिल रहा है, बीमा मिल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस भी मिल रहा है और हेल्थ इंश्योरेंस आयुष वाला मिल गया, सिलेंडर मिल गया, अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, कैश पैसा आ गया और राशन वासन तो मिल ही रहा है। बिल्कुल, तो मैं क्यों काम करूं? निश्चित, हाँ, क्यों करूं? प्लस अगर मेरे अकाउंट में 2-4 हजार रुपए आ ही गए तो मैं एक छोटा सा 10,000 रुपए का लोन लेके कोई बिजनेस करने के लिए क्यों जहमत उठाऊं? बिल्कुल, इसलिए माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री बहुत परेशान है। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि ये बहुत कड़वी हकीकत है कि माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चिंता है लाड़की बहन योजना है, क्योंकि वो लोग 5,000, 10,000, 20,000 के लोन को देते हैं। मेरी जेब में अगर 10,000 रुपए आ ही जा रहा 2-3 महीने में, तो मैं क्यों रिस्क लूंगा, क्यों बिजनेस करूंगा मैं? ये कड़वी सच्चाई है, ग्राउंड पे उतर के देखिए आप। तो बिल्कुल ये देखिए, और लॉन्ग टर्म में ये बहुत मुश्किल करेगी। अगर ये एक ट्रिगर पॉइंट होता कि ये स्टेपिंग स्टोन की तरह आपको एक हेल्पिंग हैंड मिला और इससे जैसा आपने कहा कि फिर आप सोचे कि अब साहब हमारे पास पक्का मकान है, शौचालय है, तो मैं थोड़ा और ऊपर जाने की सोचता हूं। वो कब होता? जब पॉलिटिक्स कॉम्पिटिटिव होती एस्पिरेशनल मोड में। अब यहां पे हम लोग बीजेपी को मानते हैं कि ये मिडिल क्लास सेंट्रिक, रिफॉर्म ओरिएंटेड, मार्केट ओरिएंटेड, बिग इंफ्रास्ट्रक्चरल रोड, रेल एंड पोर्ट पार्टी है, जो दिखता भी है कि सड़कों का काम जब बीजेपी की सरकार चाहे राज्य में या केंद्र में हो, ऐसा लगेगा कि सड़कें अचानक से धराधर बन रही है। एयरपोर्ट्स में भी आप देखेंगे जब इस तरह की पार्टी भी फ्रीबीज में जा रही है, तो दूसरी पार्टी जो राइवल है आपकी, अगर वो ये कंपीट करते कि साहब ही आप क्रिटिक कीजिए कि भाई आज भी आपका 85 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, ये दिखाता है कि भारत में अभी भी एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स नहीं है। लेकिन वहां तो कंपटीशन एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स के मोड में नहीं हो रहा, वो हो रहा है कि अरे आप इससे क्या होगा, इनका तो शोषण अडानी साहब कर रहे हैं, आप इन्हें दे क्या रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इस तरह का नॉनसेंस आप बात करें, लेकिन परसेप्शन क्रिएट करने में आप एक चीज क्या कर रहे हैं, जिसे मिल रहा है उसे लग रहा है शायद ये काफी नहीं है, हमें और चाहिए। अच्छा आप और ज्यादा देंगे, लेकिन आप पे अभी विश्वास नहीं है, अभी जहां से मिल रहा है उन पे ज्यादा विश्वास। लेकिन आपने एक जो फ्रीबीज से एक एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स में ट्रांजिशन की उम्मीद थी, उसको तो आपने उसी समय किल कर दिया। क्योंकि जब आप 90 और 10 की बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि जो पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज के लोग हैं, उनका चूंकि हक मारा गया है, इसलिए सरकार बाध्य होकर उनको दे रही है, जो कि उनके साथ अभी भी न्याय नहीं हो रहा है। वो काम क्यों करेंगे, आप उन्हें और ज्यादा दीजिए। अब इसकी स्थिति मैं बताता हूं। जो फ्रीबीज आ रही है, कर्नाटका का इलेक्शन था, आपके शो में भी आना हुआ था। अब उस समय में हम लोगों ने पूरे कर्नाटका में गांव में जब देखा तो बहुत सारे किसान थे जो ओबीसी वर्ग से आते थे, कुछ एक तो सिद्धारमैया जी के ही समाज से आते, तो उन्होंने कहा कि बहुत दिक्कत अब हो गई है। मैंने बोला कि वो जो कांग्रेस की 5 गारंटी हो, तो 5 गारंटी उन्होंने बताया कि, और ये बड़ा ही उन्होंने लाइटर मोमेंट बताया कि अब महिलाओं को आपने बस जो है वो फ्री कर दिया है,
अब उसकी स्थिति क्या हो रही है, जाना 1 महिलाओं को है, चली जा रही है 5-10। तो आप एक तरफ तो बात करेंगे कि जेंडर लेबर पार्टिसिपेशन जो है कम है, और दूसरी तरफ आप लाडकी बहन दे देंगे, बस फ्री कर देंगे, तो ह्यूमन नेचर है ना, हम आप सब आलसी हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो उनका ये कहना था कि हम लोगों को बस में जगह नहीं मिलती है, क्योंकि किसी काम से महिलाओं को जाना है, चूंकि सब फ्री है तो 5-6 चली जाएंगी, वो तो वो कहीं होगा, चूंकि रोजगार है नहीं, लोगों के पास समय है और फैसिलिटी मिल गई है तो आप जाएंगे। अब यहां से दूसरी तरफ आप जब डेटा देखेंगे तो आप बोलेंगे कि विमेन वर्क फोर्स जो है उसका रेशियो कम है, उसको कैसे आप बढ़ाएंगे? लाडकी बहन योजना का सेंस जो है तब बनता है जब आप एक छोटे से कस्टमाइज्ड ग्रुप को आप टारगेट करें और उसको एक पर्पस के साथ आप हेल्प करें। उसी तरीके से जो हमने कहा, आदिवासी समाज वाला जो एरिया है या जहां पे बाकी जो दलित लोकेलिटी वाला है, उनके अंदर आपको एस्पिरेशन करना है तो आप उनको फ्रीबीज दिए जा रहे हैं। फिर गांव में उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है कि किसान पैदावार नहीं कर रहा है। यहां पे जितनी भी जो एफएमसीजी सेंट्रिक कंपनीज है वो सर पीट के बैठी हुई कि एफएमसीजी क्या, ड्यूरेबल्स की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, करेक्ट, एफएमसीजी का कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है। रूरल आपका अनटैप्ड सेगमेंट था, कहां से बढ़ेगा लेबर? अच्छा, जब वो आता है तो वो कहता है साहब, बड़ी फनी स्टोरी है, एक साहब ने बताया कि हमें 2 लेबर की आवश्यकता है, हमारे पास ज्यादा प्लॉट नहीं है, 1 बीघे भी नहीं है। तो उन्होंने कहा हमें 2 लेबर चाहिए, 6 लेबर का परिवार है। उन्होंने कहा कि देखो आएंगे तभी जब 6 के 6 को बुलाओगे। कारण क्या है कि उन्हें पता है कि अब हमारे पास काम करने का इंसेंटिव नहीं है। और इस चीज को आप मोरली अगर कहें कि अरे आप तो आदिवासी विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, गरीब विरोधी, नहीं है, आप उनका भी कल्याण नहीं कर सकते। कई पीढ़ी तक आप उन्हें उसी स्थिति में रखेंगे। हम लोग इसको मार्केट में कहते हैं कि हम आपको फिशिंग सिखा सकते हैं, बिल्कुल, फिश सर्व नहीं करेंगे। हमारे देश में इसमें क्या, हम फिश सर्व कर रहे हैं, और फिश में भी अब चॉइस बढ़ता जा रहा है, और चॉइस भी बढ़िया वाली। अब रोहू कतला से काम नहीं चलेगा, हिलसा चाहिए, अब हिलसा चाहिए, सोल चाहिए। अब दूसरी जो बात आपने उसमें पूछा कि पहला तो इसका क्या इम्पैक्ट इस पे पड़ रहा है, दूसरा पक्ष मैं भूल रहा हूं, जो दूसरा सवाल था आइडियोलॉजिकली चूंकि वैक्यूम है, हाँ, तो सिविल सोसाइटीज का, देखिए सिविल सोसाइटी का क्या है नीरज जी, देखिए भारत में सिविल सोसाइटी हमेशा से था, मतलब जिसे हम फॉर्मली सिविल सोसाइटी नहीं कहते, जिसमें आप प्रेशर ग्रुप कह लीजिए, प्रेशर ग्रुप आप कह लीजिए। तो पहले क्या होता था कि उसमें अलग अलग, एक तो वामपंथी विचार के लोग आते थे, और दूसरे जो लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन और तमाम तरह के एक्टिविज्म में थे, और दूसरे गांधीयन तरीके से आते। बस उसमें फर्क यह था सिविल सोसाइटी में कि एक का था कि वर्ग संघर्ष या टकराव के, आइडेंटिटी से टकराव कराओ और उसके माध्यम से उनका पुनरुत्थान हो सकता है। गांधीयन मोड के लोग जो कहते थे वो फॉल्ट लाइन तो हर समाज में है, विनोबा भावे थे, तमाम तरह के लोग थे, जयप्रकाश थे, कि भाई आप समाज में जो फॉल्ट लाइन है उसमें हार्मनी क्रिएट करो। किस समाज में फॉल्ट लाइन नहीं? हर समाज में, भारत तो विविधता का देश है तो उतने ही फॉल्ट लाइन है। अब जब दिक्कत ये हो गई है कि प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ सिविल सोसाइटी, और ये मैं बहुत गौर से टर्म कर रहा हूं, प्रोफेशनलाइजेशन, जो प्रोफेशनल सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट है वो पार्ट टाइम एक्टिविस्ट है, वो टेम्पररी एक्टिव, वो 2 साल वो देखेगा कि अभी ट्रेंड एलजीबीटीक्यू वाले डिस्कोर्स में है, वो 2 साल वहां पे कैरियर अपना टाइम देगा। उसके बाद 2 साल बाद देखेगा कि ये फार्मर्स इशू जो है वो ज्यादा ट्रेंड में है, तो वो फार्मर्स एक्टिविस्ट बन जाएगा। उसके बाद वो देखेगा दलित और आदिवासी समाज का कुछ इशू उठा है, वो वहां पे चले जाएगा। फिर सीए और एनआरसी आएगा, वो सिटीजनशिप एक्टिविस्ट बन जाएगा, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बन जाएगा, एनवायरमेंट का मुद्दा पकड़ लेगा। तो ये जो हर 2 साल पे अलग अलग टोपी पहनने वाली जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट है, एक कहावत है, नेवर लेट टेम्पररी मैन टेक परमानेंट डिसीजंस। अब ये 2-2 साल के लिए हर जगह है, लेकिन डिसीजन ये पॉलिसी में ये परमानेंट बनाना चाहते हैं। अब इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है? मोडस ऑपरेंडी सिंपल है कि जो फंडिंग एजेंसी का जो मैंडेट है आप उसके हिसाब से चले। अब मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ हमारे पुराने मित्र हैं, सीनियर हैं, लेबर हिस्टोरियंस हैं, जेएनयू से, येल से, वो कई सारे आदिवासी नक्सलाइट एरिया में आज से 25 साल पहले चले गए। उसमें टिस, येल, जब तमाम तरह की ट्रेनिंग थी, और उन्होंने बिल्कुल एक यूथ आइडियलिज्म में कि हम अपने प्राइम को इन्वेस्ट करेंगे आदिवासी समाज के एम्पावरमेंट में, उन्होंने करना शुरू किया। तो उसमें क्या होता है, आप उन्हें मोबिलाइज करें, आप उनको लेके स्ट्राइक करें, सरकार के पास जल जंगल जमीन के मुद्दे पे जाए, और आप बिल्कुल वो कहते हैं जो हड़ताली तंत्र वाली मोड में चले। धीमे धीमे मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल, उनमें एक में आया कि साहब ये नहीं चल सकता है, क्योंकि ट्राइबल समाज में धर्म को लेके, अपने आइकन्स को लेके, कल्चर को लेके बड़ी उनके बीच में एक आत्मीयता है, तो क्यों ना हम उसको जरिया बनाएं।
तो उन्होंने कुछ ट्राइबल्स आइकन्स को, अब ये वो आइकन थे जो हिंदू समाज के साथ भी जुड़े हुए थे, पूजा पद्धति वाले थे, उसको उन्होंने सेलिब्रेट करना। तो उन्होंने देखा कि सक्सेस जो है और ज्यादा है, 1.5 लाख महिलाएं चली आई, और उन्होंने कहा कि भाई लिकर बंद होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है, लिकर भी बंद कर दिया जाए। तो इन्होंने बात किया कि भाई लिकर बंद हो जाए। तो लिकर, और ये बात मैं आपके महाराष्ट्र की बता रहा हूं, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट की बता रहा हूं, गढ़चिरौली की। फडणवीस साहब की सरकार है, इन्होंने मूवमेंट किया, 1.5 लाख महिलाओं का साइन हुआ, और चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो ड्राई डिस्ट्रिक्ट हो गया। तुरंत अमेरिका के फंडर ने समन किया कि आप क्या कर रहे हैं। इन्होंने कहा ट्राइबल, भाई लिकर से उनकी डोमेस्टिक इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, महिलाएं एम्पावर हो रही हैं, जागरूकता आ रही है। नहीं, दीज आर ऑल राइट विंग एजेंडास, एंटी लिकर, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अब सब, अब देखिए, आपका अगर मुद्दा है, चिपका इधर दिया, आपका मुद्दा है कि आदिवासी समाज को आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे जागरूक बनाए और मजबूत बनाए, जो ये काम कर रहा है, ये उनके बीच से मुद्दा है। नहीं, आप कैसे बनाएंगे ये हम तय करेंगे। लिकर बैन का डिमांड इज अ राइट विंग एजेंडा विच डजंट फिट विद द फंडर्स कोड ऑफ कंडक्ट। कैसे होगा? टकराव, गोलीबारी हो जाए, कुछ ऐसी स्थिति हो जाए, 2-4 आदिवासी मारे जाएं, आप पे 10-20 FIR हो जाए, हम आपकी फंडिंग करेंगे, आपको विक्टिम दिखाएंगे, एक अथॉरिटेरियन नियो फासिस्ट ताकत है, उसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं। फिर ये ग्लोबल फ्रेमिंग होगी, तमाम ग्लोबल अखबारों में ये बात छपेगी, उसमें इंडिया से बहुत लोग कहेंगे कि हाँ, ब्रेख्ट की कविता पढ़ेंगे कि फांसीवादी समय में भी आशा की किरण दिखती है, इस टाइप की बात करेंगे, और फिर लगेगा कि ये लोकतंत्र की। सवाल यह है कि टकराव के माध्यम से ही आदिवासी को दलित से, दलित को नॉन दलित से, ओबीसी समाज को बाकी से, कॉर्पोरेट के अगेंस्ट में सोसाइटी से, और इसमें अगर आप एक कन्विक्शन के साथ है, फिर भी हमें समझ, एक जेन्युइन एंटी कैपिटलिस्ट माइंडसेट है, मैं समझ सकता हूं। लेकिन ये जो आउटरेज विदाउट कन्विक्शन वाला जो एक ट्राइब पैदा हो रहा है, जिसका कुछ कन्विक्शन नहीं है, लेकिन वो परमानेंटली आउटरेज्ड है, उसे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन क्यों आता है? ये हर 2 महीने 4 महीने में बदल जाता है। ये जो तबका है ना, ये बड़ा खतरनाक तबका है। तो अभी मैं जब सिविल सोसाइटी की बात कर रहा हूं, ये सिविल सोसाइटी हर चीज को इंस्ट्रूमेंटलाइज कर रहा है। वो देखेगा कि साहब हमारा एजेंडा आदिवासी एम्पावरमेंट का है, सरकार ने दे दिया, ओ they do not want the tribals to convert into a dangerous class, because tribal will rise one day, realize their position, and therefore this capitalist system will be threatened. So to quell that, they are giving them some freebies. ठीक है, तो आप उनके बीच में जाके विस्पर कैंपेन करेंगे कि ये क्या है तुम्हारी, ये तो कुछ नहीं मिल रहा है। एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स की जो लीश है, जो पीछे पकड़ के खींचा, एंकर आपकी सरकार होती है, कॉर्पोरेट होता है, मिडिल क्लास होता है, उसकी एक लीश भी होती है जो उसकी पूंछ पकड़ लेता है और उसकी एंकरिंग होने नहीं देगा। अब ऐसी स्थिति में अगर आप देखें कि इंडिया एक डाइवर्स सोसाइटी है, फॉल्ट लाइन्स है, अब इस फॉल्ट लाइन में या तो आप इसे हार्मोनाइज करें, जो गांधीयन तरीका है, और या तो आप और उसको डीपेन करें। पूरी की पूरी लड़ाई अभी की जो सिविल सोसाइटी है वो सिंगुलैरिटी में ऑपरेट कर रही है कि उसे फॉल्ट लाइन में ही जाना है। इसलिए आप देखें पिछले 10 साल में जो आपका पहला सवाल था, क्या बदला है राजनीति पर? बीजेपी की चुनावी जो वर्चस्व है वो बढ़ी है और बढ़ती जाएगी। उसमें अपोजिशन की कमजोरी भी एक कारण है, और इनकी लीडरशिप, संगठन, पॉलिसी का एक। लेकिन साथ ही साथ क्या इनका एजेंडा चलेगा? सरकार आपका, एजेंडा हमारा, ये सिविल सोसाइटी चला रही है। आपकी इतनी मोरल ट्रैपिंग करेंगे। अब आप ये देखिए, संविधान बदल देंगे, बाबा साहब, अब पूरी की पूरी आरएसएस और बीजेपी के तंत्र को लोकसभा चुनाव के बाद से महाराष्ट्र चुनाव तक ये सिद्ध करना पड़ रहा है कि लोकतंत्र नहीं बदल, संविधान नहीं बदला जा सकता है, हम लोग आरक्षण विरोधी नहीं है। सब पिछड़ों की सबसे बड़ी पार्टी आज के डेट में अगर कोई है तो आप देखें कि वो बीजेपी है। कुछ एक दबंग पिछड़ों की बात छोड़ दें, बाकी अब महाराष्ट्र में बीजेपी जीतती है जब उसे पिछड़ों का सपोर्ट। हरियाणा आप जीते क्यों? जो दबंग समाज था वो तो कांग्रेस के साथ था। मजे की बात देखिए, ये इसको पैराडॉक्स करते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। हाँ, उपराष्ट्रपति, टॉप पोस्ट, 2 ओबीसी और 1 आदिवासी, फिर भी आप भारत ब्राह्मणवादी है, ब्राह्मणवादी, और आपके ऊपर मैंने चस्पा कर दिया कि आप ओबीसी को ध्यान नहीं देते। नहीं नीरज जी, इसका कारण क्या है पता है? ये तो वही बात हो गई कि 2 तरह के लोग हैं, कि कुछ नेता और पार्टीज हैं जो जनता के मुद्दों को आत्मसात करके एजेंडा लाते हैं, और कुछ है जो अपना एजेंडा थोपते हैं। अब जो ओबीसी की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल
प्रधानमंत्री आज ओबीसी समाज से आता है, उसको आप ओबीसी विरोधी पार्टी कर रहे हैं, जबकि वो पार्टी जीत ही रही है कि ओबीसी उसके साथ जा रहा है, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, आने वाले समय में बिहार में भी दिखेगा आपको। लेकिन फिर भी हमारे जो सामंती और संभ्रांत परिवेश से आने वाले जो नेतागण हैं, जो एलीट क्लास है, जो डीडेसिनेटेड हम लोग कहते हैं कि आप गांव तो आपने कभी देखा नहीं, आप गांव को डॉक्यूमेंट्री देख के या जो कहते हैं ना कि ग्रीफ टूरिज्म, कहीं कोई हादसा हो गया आप चले जाएंगे वहां पे, बाइक पे बैठ के जाएंगे, पुलिस से टकराएंगे, उसका रील बनेगा। तो वो जो ग्रीफ टूरिस्ट जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए अब पूरे देश में ओबीसी की सबसे बड़ी पार्टी, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को अगर आप छोड़ दें तो आज के डेट में बीजेपी है, लेकिन बीजेपी ब्राह्मणवादी पार्टी है, मनुवादी पार्टी है। ये एक तो आप देखिए, दो कॉमन सेंस है, एक सोसाइटी का कॉमन सेंस है और एक एकेडमिया और एलीट का कॉमन सेंस है, और दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट। व्हाट इज प्रिवेलिंग मोर? मेरा सवाल अगला ये है, चुनाव में समाज का कॉमन सेंस और नैरेटिव में इंटेलिजेंसिया का कॉमन सेंस, और इंटेलिजेंसिया का कॉमन सेंस सोसाइटी के कॉमन सेंस को स्टीरियोटाइप का, ओह दिस इज सो स्टीरियोटाइपिक। तो क्या जो इस समय की सबसे डोमिनेंट पार्टी बीजेपी है, जो सबसे ज्यादा सत्ता उनकी है, वो एक क्राइसिस, डिलेमा क्राइसिस है उनके सामने कि यार इधर मैं है ना कैसे मैं बता रहा हूं। सवाल यह है कि आप भले ही पिछड़ों की सबसे बड़ी पार्टी, पावरफुल पोजीशंस में पिछड़े हैं, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ओपी धनखड़, मैं बता रहा हूं सारे जो ओबीसी समाज से आ रहे हैं वो छोड़ दीजिए, पावरफुल पोजीशंस पे ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन क्या बनेगा। लेकिन फिर भी कारण क्या है? कारण ये है कि ऑथेंटिक दलित कौन है, ऑथेंटिक ट्राइबल कौन है, ऑथेंटिक ओबीसी कौन है, इसका क्राइटेरिया और सर्टिफिकेट हम देंगे। अब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति है, लेकिन वो ऑथेंटिक 24 कैरेट दलित नहीं हो सकते। क्यों? मोदी ओबीसी है, लेकिन वो ऑथेंटिक ओबीसी नहीं है। ठीक है, ऑथेंटिक ओबीसी या दलित होने के लिए आपको सवर्णों को और ब्राह्मणों को गाली देना होगा। अगर आपने एक सामंजस्य की बात की, हार्मनी की बात की, आप ऑथेंटिक दलित नहीं हो सकते। तो द्रौपदी मुर्मू ऑथेंटिक आदिवासी नहीं है, रामनाथ कोविंद ऑथेंटिक दलित नहीं है, प्रधानमंत्री ऑथेंटिक ओबीसी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जहर की तरह रोज ब्राह्मणों को गाली क्यों नहीं दे रहे हैं, सवर्णों को गाली? वो काम राहुल गांधी कर 90 बनाम 10 में, इसलिए वो किसी समाज से नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी उनको ज्यादा बोनाफाइड माना जा रहा है। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग मोड है। तो दर्शकों के लिए बता दें कि ये जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं ना, इस पे एक टॉपिक, जैसे आज हमने उठाया था कि नैरेटिव्स लैंडस्केप पे, आने वाले समय में आपको एक सीरीज के तौर पे हमारी और सज्जन की टॉक दिखेगी, जिसमें एक एक विषय को उठाएंगे। जैसे एक पूरा शो हम कांग्रेस पे करेंगे कि उसका लैंडस्केप कैसे बदला, सिर्फ उसकी बात होगी उसमें, फिर इस रीजनल पार्टीज में बात होगी, इस तरह के विषय लेंगे इस पॉडकास्ट में। अब चूंकि मैं इसको क्लोज इसलिए कर रहा हूँ नीरज जी, इसमें एक और चीज, ये डेमोनाइज ब्राह्मण प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ, वो पूरा एक स्पेशल होगा, वो एक अलग से, कि ये जो पूरा एक 90 बनाम 10 की डिबेट है ना, इस पर एक पूरा सीरीज के पार्ट वो भी एक होगा। आखिरी मेरा सवाल ये है कि अब इस पूरे जो चर्चा लैंडस्केप हमने करी, क्योंकि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी बहुत मिलते हैं जी, और वो हमेशा उनकी नजर दिल्ली की तरफ रहती है, वो कहीं भी कोने में रहे लेकिन देखते दिल्ली की तरफ रहते हैं, है ना। उनके बीच में क्या चर्चाएं, किस तरह के डिस्कोर्स, क्या सोचते हैं वो लोग? देखिए, सबसे पहले पॉजिटिव साइड की बात कर लें तो कॉर्पोरेट्स का मानना है कि अभी जो स्थिति है उसमें जो अभी की सरकार है, अभी का जो नेतृत्व है, उन्हें वे बेहतर मानते हैं। लेकिन एक चिंता भी है यहाँ पे। चिंता क्या है? जो हमने पहले भी कहा, कॉर्पोरेट की सबसे बड़ी चिंता है कि जब आपको इलेक्टोरल वर्डिक्ट मिलती है तो आपके एजेंडा को, आपके पॉलिसी को, आपके मैनिफेस्टो को एक मैंडेट मिलता है कि आप उसे इंप्लीमेंट करें। लेकिन हो क्या रहा है? जो बड़े बड़े रिफॉर्म की कोशिश हुई, आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री जब आए 2014 में, सबसे पहला इन्होंने लैंड एक्विजिशन बिल को रिफॉर्म करने की कोशिश की, शेल कर दिया। इतना ज्यादा रेसिस्टेंस और प्रोपेगेंडा हुआ, पीछे हटना पड़ा। उसके बाद फार्मर्स रिफॉर्म की बात आई, उस पे आपको ये करना पड़ा। उसके बाद आप देखें कि जो रेडिकल बिग सप्लाई चेन को ध्यान में रखते हुए रोड, रेल एंड पोर्ट की बात चल रही है, उसमें आप प्रोपेगेंडा देख ले। जो जिस तरीके से एंटी कैपिटलिस्ट माइंडसेट की बात चल रही है, वो बिल्कुल टारगेटेड वे में, और वो अब दिख भी रहा है कि ये सुनियोजित था। अभी अमेरिका में सरकार बदली और बहुत चीजें सामने आ रही है। तो दिक्कत अभी जो कॉर्पोरेट में जो सबसे बड़ी चिंता है कि बीजेपी को चुनावी सफलता तो मिल रहा है, लेकिन क्या ये उस मैंडेट को, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में सफल रहेंगे, इस पे कॉर्पोरेट में एक डीप एंग्जाइटी है।
और इसीलिए वो अभी लैंडस्केप को लेके बहुत अनसर्टेनिटी में है कि साहब सरकार की इंटेंशन सही है, लेकिन जिस तरीके से हमने सिविल जो मैंडेट लेके आ रहा है उससे दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, तो ये जो सिविल सोसाइटी ने एक वेपन ले लिया है, और उनका बड़ा ही देखिए बहुत ही साइंटिफिक तरीका है कि जो वोट दे रहा है उसे कहो कि आपने वोट दे दिया ना, अब आप सरकार को भूल जाओ, बाकी अब हम आपके इंटरेस्ट को दूसरे डायरेक्शन में ले, टकराव की राजनीति। तो आप देखिएगा प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स भी बन रही है। चुनाव में वो दलित और आदिवासी समाज बीजेपी को वोट देगा और उसके बाद उसका बहुत सारे उनके एक्टिविस्ट जो हैं सरकार विरोधी, जैसे ही कोई पॉलिसी आएगी वो उसके विरोध मोबिलाइज कर देंगे। दूसरा क्या कर रहे हैं, कई ये सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट ने कहा कि पहला तो हमारा है कि ग्राउंड पे एक्टिविज्म करें, उसके बाद इनका इकोसिस्टम ये है कि तुरंत ये नैरेटिव में जो तमाम मीडिया हो, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हो या टीवी चैनल्स हो, ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स हो, उसका एक नैरेटिव बने। और तीसरा डिलेइंग टैक्टिक्स, इसे लीगल कॉन्ग्रुएंस में ले जाओ। सबसे बड़ा जो इनका ये है, आप एक पॉलिसी लाओ, हम उसे लीगल सबसे मजबूत चैम्बर में ले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें इतने सटीक तरीके से आप देखेंगे कि एक छोटा इंसिडेंट छत्तीसगढ़ में या कहीं भी ओडिशा में होता है, इमीडिएटली वो एक अखबारों, मेन स्ट्रीम अखबारों में न्यूज आती है, तुरंत उस पे बहुत सारे जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बोलते हैं, और तुरंत जिस माने विद इन 48 आवर्स वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। ये और ये जो प्रेशर है, इसमें क्या है कि पॉलिसी पैरालिसिस सरकार नहीं कर रही है, सरकार के पॉलिसी को पैरालाइज करने की जो पूरी एक मुहिम है, कॉर्पोरेट इससे बहुत ज्यादा चिंतित है। अब इसमें दिक्कत यह है कि बीजेपी के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये अभी भी नैरेटिव वॉर की इकोसिस्टम में काफी पीछे है ना। इंस्टीट्यूशनल हेजेमोनी अभी भी एंटी बीजेपी फोर्सेस की है। चाहे आप तमाम बड़े बड़े आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, ऐसे अखबारों और मीडिया तंत्र में चले जाएं जिनका एक इंटरनेशनल इंपैक्ट होता है, और उसके अलावा सिविल सोसाइटी के जो रहनुमा है, जहां तमाम डिबेट्स होते हैं, जिसे आप लटियंस दिल्ली कह सकते हैं, उसको आप बड़ा करें, उसमें बीजेपी की अभी भी पैठ नहीं हो पाई है। और मुझे लगता है बहुत ज्यादा ये उस चीज को शायद जिस गंभीरता से उसको कन्फ्रंट करना चाहिए नहीं कर पा रहे। और ये कॉर्पोरेट के लिए बहुत बड़ी चिंता है कि समाज का पॉलिटिकल मैंडेट आपको मिल रहा है, पॉलिसी मैंडेट आपको मिल रहा है, लेकिन एजेंडा कोई और सेट कर रहा है, और आप अपीज करने में लगे हैं कि हम आपसे। अब हर बार आपको सबसे बड़ी ओबीसी पार्टी होने के बाद भी ये दिखाना पड़ रहा है हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो ये तो सीधा हो गया कि आप ये बेसिकली क्या है, अपोजिशन आपको ट्रैप कर रहा है, हमारे एजेंडे को तुम अपीज करो, कि हर उस पैरामीटर में तुम बोलो कि नहीं नहीं साहब, इस पैरामीटर में तो हम आपसे आगे हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, डायरेक्शनली आपको अपोजिट जाना है। इस पे काम होना चाहिए। मुझे ध्यान है कि इलेक्शन जब लोकसभा चुनाव के पहले हम लोग डिस्कशन बहुत सारे कर रहे थे कि क्या होगा कैसे होगा, तो एक बिजनेस लाइक शो किया था जिसमें शायद सज्जन भी थे जी। उसमें बात उभर के आई थी कि जो भी मैंडेट होगा उस मैंडेट के बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई अब थोड़ा सरकार प्रो सोशलिस्ट होने जा रही है, क्या बहुत सारी स्कीम्स पे ज्यादा फोकस हो जाएगा रादर रिफॉर्म के। बिल्कुल। और अब हमारे मार्केट वर्ल्ड में लोग कह भी रहे हैं कि रिफॉर्म का एजेंडा बैक बर्नर पे गया। पीएसयूज का कौन सा रिफॉर्म हुआ, बीपीसीएल कब से बेचने की बात चल रही थी, बिल्कुल ठंडे वस्ते में चली गई। तो इस चर्चा का मकसद ये था कि हम लोग एक लैंडस्केप को समझने की कोशिश करें कि चीजें कैसे बढ़ रही हैं। और चूंकि मैं खुद मीडिया से हूं इसलिए बोलूंगा ना, मतलब पर्सनली जानता हूं कि कैसे स्टोरीज लिखी जाती हैं। तो खैर वो कभी किसी और दिन वो भी एक एजेंडे में आगे डिस्कस करेंगे। तो सज्जन भाई, कुल मिला के नतीजा ये निकल रहा है कि सरकार भले ये है लेकिन नैरेटिव्स में पीछे है, एजेंडा कोई और सेट कर रहा है। और जो ये फ्रीबीज की कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स आई है ये लंबे समय में नुकसान करेगी। देखिए, ये मैं लोगों से भी कहना चाहता हूं कि दोस्त, अगर आपको कोई चीज बहुत लंबे समय तक फ्री में मिलने लगे ना, तो आपके अंदर से वो काम करने की इच्छा मर जाती है। मैं बिल्कुल इसका विरोधी नहीं कि आपको कोई मदद नहीं मिलनी चाहिए, मैं तो समर्थक हूं कि हेल्थ वगैरह की बेस्ट फैसिलिटीज आपको चीपेस्ट प्राइस पे मिले, अच्छी एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिले। लेकिन ऐसा भी ना हो कि हम सब चीजें फ्री के चक्कर में पड़े और सरकारें इसी दबाव में काम करती रहे कि भाई अब तो फ्री में देना है। निश्चित। और वो फिर आपको कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट दिखेगा। और वो वाइसेस सर्कल कौन तोड़ेगा ये किसी को नहीं पता होता है। नहीं, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब ये यूनाइटेड कलर्स ऑफ फ्रीबीज जब आ जाए तो फिर तो आप आगे की तरफ ही बढ़ना है, उसमें पीछे यू टर्न तो है ही नहीं उसमें। एक्चुअली तो ये एक डिस्कशन हमने किया सज्जन भाई, मजा आया, बहुत बढ़िया चर्चा थी। और ऐसे ही जो भी हम लोगों ने कई सारे विषय के नाम लिए हैं, ये लगातार हमारी एक सीरीज चलेगी। कोशिश मैं करूंगा कि एक महीने में एक इस तरह के एपिसोड सज्जन के साथ ही मैं करूंगा
कि एक एक विषय उठाऊंगा, जिसमें बहुत सारे ऐसे विषय होंगे जो बहुत सेंट्रिक होंगे। हो सकता है किस दिन मैं केवल साहित्यकारों की भूमिका पर चर्चा बिल्कुल बिल्कुल, पत्रकारों की भूमिका पर चर्चा करूं, या किसी इंस्टीट्यूशन की भूमिका पर चर्चा करूं, इन सब पे चर्चा होंगी। इसका मकसद सिर्फ एक है कि आप इस पूरी परिचर्चा से कुछ सीख सकें, समझ सकें। होपफुली मजा आया होगा लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद है। चलिए, इसी उम्मीद के साथ इस शो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए। आप हमारी आलोचना करिए, सज्जन जी की करिए, हम लोग बिल्कुल बुरा नहीं मानते, और अच्छी रिफाइन करके चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।